क्या काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है अभी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, अच्छा जी। तो हम आपके पास बात कर रहे थे कि असेंबल लिंक एग्जीक्यूटेबल साइकिल जो आपके पास पूरी है कि आपके पास जैसे ही सोर्स फाइल, इसको मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, जब भी आपके पास कोई भी सोर्स फाइल आएगी, ठीक है, जिसको आप टेक्स्ट एडिटर वगैरह कोई भी टेक्स्ट एडिटर, वीएस स्टूडियो आप लोग अभी यूज कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो शायद है आपके पास ना, विजुअल स्टूडियो पे अगर काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और भी टेक्स्ट एडिटर अगर आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। फिर आपको फिर C++ का कंपाइलर पे बाकी चीजों को लिख करवाना पड़ेगा अलग से। तो अगर आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो जो है आपके पास, इसको यूज कर लें, इजी रहता है वो। तो सोर्स फाइल आपके पास यहाँ पे है। सोर्स फाइल के साथ आपने जैसे ही आप सोर्स फाइल को असेंबल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल और लिस्टिंग फाइल, दो फाइल क्रिएट कर देंगी। और उसके बाद जैसे ही वो ऑब्जेक्ट फाइल जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल के पास जाएगी एक्सी बनाने के लिए, तो एक्सी बनाने से पहले आपके पास यहाँ पे जितनी भी फाइल आपने इंक्लूड करवाई हुई है, कोई लाइब्रेरी है या कोई भी फाइल आप लिंकअप करवा रहे हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे एडअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो लिंक फाइल करवाने के बाद आपके पास मैप फाइल क्रिएट होगी। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है डायरेक्टली आपके पास ओएस के अंदर लोडर के पास जाती है, जो कि आपके पास आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहा होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी लाइफ साइकिल है आपके पास। जब आपके पास कोड आप रन करते हैं तो इस तरह से बैक एंड पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होके आपके पास डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड है फिर आपके पास यहाँ पे लिस्टिंग फाइल की। यूज इट टू सी हाउ योर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड कंटेन। आपके पास सोर्स कोड जो होता है आपके कोड का, वो होता है। लिस्टिंग फाइल की हम बात करें, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ना चाहिए होती है। जैसे ही हम अपने पास कोई भी एक लिस्ट फाइल बनाएंगे या कोई भी एक लिस्ट फाइल आप क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपके पास सोर्स कोड, एड्रेसेस, ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज का जो कोड है, सेगमेंट नेम्स, सैम्पल्स यानी वेरिएबल, प्रोसीजर्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में कंबाइंड होके आपके पास लिस्टिंग फाइल के अंदर आ रही होती है। यानी कि लिस्टिंग फाइल जो है वो चेक कर रहा होता है आपके पास इन सारी चीजों के, कि आइदर आपके पास की सारी चीजें जो आपने यूज की हुई है या जिसको आप आउटपुट के लिए रिक्वायर्ड है चीजें कॉल कर रहे हैं, वो अवेलेबल है या नहीं। जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोसीजर्स बने, जरूरी नहीं हमेशा कांस्टेंट आ रहे हो, वेरिएबल डेफिनेटली हो सकते हैं। सेगमेंट्स हम बना रहे होते हैं डॉट कोड और डॉट डेटा वगैरह के, तो यहाँ पे आपको इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। इसके बाद आपके पास मैपिंग फाइल है कि मैप फाइल के अंदर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस होता है फाइल का, एंडिंग एड्रेस मतलब कि आपने जहाँ पे फाइल स्टोर करी है वो एड्रेस, कहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, आउटपुट जो है जो एक्सी फाइल स्टोर हुई है, एंडिंग एड्रेस वो, साइज फाइल का और सेगमेंट टाइप। ठीक है, तो आपके पास ये जो दोनों है लाइक ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जो आपके पास ये लिस्ट फाइल निकल रही है और ये मैप फाइल निकल रही है। ठीक है, तो ये दो फाइल जो है आपके पास डेटा को यानी कि आपके पास इस फाइल के साइज एड्रेसेस वगैरह को होल्ड करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब आप कोई भी फाइल रन कर रहे होते हैं, तो जैसे ही कोई फाइल आपने रन करी होती है तो साथ में एक या दो या तीन फाइल आपके पास एक्स्ट्रा भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है फोल्डर के अंदर। ठीक है, विजुअल स्टूडियो की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली फिर वो इसी तरीके से आपके पास किसी में एड्रेसेस स्टोर हो रहे होते हैं आपके, या फिर एड्रेस नहीं है तो फिर आपके पास बाकी चीजें जो है सोर्स कोड वगैरह की अलग से फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल अलग से वो स्टोर होके बन रही होती है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफाइनिंग डेटा आ जाता है कि आपने डेटा किस तरह से डिफाइन करना है। ठीक है, डेटा डिफाइन की बात की जाए तो डेफिनेटली हमारे पास डेटा डिफाइन करने के लिए इंटेंसिव डेटा टाइप, ठीक है, हमारे पास जो डेटा टाइप हम अपने ऑल ओवर दी असेंबली प्रोग्राम्स यूज कर रहे होते हैं, उन डेटा टाइप को हम इंटेंसिव कह रहे होते हैं। ठीक है, इंटेंसिव आपके पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जिसके अंदर आपके पास बाइट या एस बाइट आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर साइन यूज करते हैं नंबर्स, ठीक है, तो आप एस बाइट यूज करेंगे, एस स्टैंड फॉर साइन। ठीक है, और अगर हमारे पास विदाउट साइन नंबर्स है, अनसाइन नंबर्स हम यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर हम उसके साथ एस नहीं लगा रहे हैं। सेम एज हमारे पास वर्ड है, तो अगर आपके पास कोई साइन नंबर्स हैं तो फिर आप एस वर्ड यूज कर सकते हैं। डी वर्ड है हमारे पास, इस तरह एस डी वर्ड है।
ठीक है। इन सब में सिर्फ और सिर्फ साइजेस का हमारे पास डिफरेंस आ रहा होगा। क्यू वर्ड है, टी बाइट है, और यहाँ पे आपके पास रियल नंबर डेटा। अच्छा, रियल नंबर डेटा जो है हमारे पास फ्लोटिंग के लिए यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली फ्लोटिंग हमारे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि फ्लोटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक थ्योरी का पार्ट नहीं होगा, जहाँ तक मुझे याद है। और लैब के अंदर डेफिनेटली इसका एक सेशन होता है। लिटिल एंडियन ऑर्डर है आपके पास यहाँ पे, कि आपके पास हमें डिफरेंट ऑर्डर देखने हैं। ठीक है, एक लिटिल एंडियन ऑर्डर होता है और एक होता है बिग एंडियन ऑर्डर। तो आपने नंबर्स की सीक्वेंस को किस तरीके से मेंटेन करना है, तो अगर आप चाहते हैं मेंटेन करना ऑर्डर वाइज करना, तो फिर हम इन दोनों तरीके से, लिटिल एंडियन ऑर्डर और दूसरा होता है बिग एंडियन ऑर्डर। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से हम आपके पास ऑर्डर को देख सकते हैं। इन सब की अभी इंडिविजुअली अलग अलग स्लाइड्स में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एडिंग वेरिएबल्स टू दिस ऐड और सब प्रोग्राम। ठीक है, आपने ऐड और सब का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं हम अभी, और उसके अंदर ऐड कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट साइजेस के, ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन सा साइज का वेरिएबल कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयरिंग अनइनिशियलाइज्ड डेटा, और अनइनिशियलाइज्ड डेटा को आप किस तरीके से डिक्लेयर करके यूज कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है सबसे पहले इंटेंसिव डेटा टाइप में बाइट और एस बाइट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बाइट और एस बाइट जो है 8 बिट के होते हैं। अनसाइंड इंटीजर भी इसमें आपके पास 8 बिट का होगा, एस बाइट अगर आपने लिया है तो 8 बिट जो है वो आपके पास साइन इंटीजर की, ठीक, अनसाइंड भी है और साइन भी, दोनों जो होंगे वो 8 बिट के होंगे। तो बाइट का जो साइज है, बाइट इज अ डेटा टाइप बेसिकली। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज हो जाएगा कि बाइट जो है itself खुद तो एक मेमोरी या साइज के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, बट असेंबली के अंदर बाइट एक डेटा टाइप है। इसी तरह वर्ड है, डेटा टाइप जो 16 बिट की है, डी वर्ड जो है 32 बिट की है। अच्छा, ये तो बिट की फॉर्मेट में हमारे पास मेंशन है। क्यू वर्ड जो है 64 का है और टी बाइट जो है वो 80 बिट की है। आपको ना इनके बाइट के हिसाब से भी, लेट सपोज से 8 बिट का अगर है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसको बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कितने बाइट का हो जाएगा। जैसे अगर हम 3 बिट का है तो वो 4 बाइट में कन्वर्ट होगा, 32 बिट का है तो 8 बाइट में कन्वर्ट होगा। तो आपको ना इसके बाइट के हिसाब से ही साइजेस पता होने चाहिए। नहीं पॉसिबल कि आसपास मिड वगैरह में सब कुछ पूछ ली जाए, या आपको खुद की नॉलेज के लिए भी ये पता होना चाहिए कि अगर हम 8 बिट ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो कितने बाइट बन रहे होते हैं, अगर हम 16 बिट ले रहे हैं तो वो कितने बाइट बन रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की भी ये एक तरह जनरल नॉलेज है, बट स्टिल यू हैव टू नो कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास स्लाइड है यहाँ पे। इनके साइजेस के अलावा रियल नंबर, ठीक है, रियल जो है रियल 4 है, रियल 8 है और रियल 10 है। ठीक है, तो अगर आप फ्लोटिंग नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास 4 बाइट जो है होगी रियल 4, रियल 8 बाइट की, और रियल 10 जो है वो 10 बाइट की है। ठीक है, हमारे पास असेंबली के अंदर हम मोस्टली जो हमारा 90% जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर या स्ट्रिंग के साथ हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें इतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर आपके पास फ्लोटिंग का कोई काम कह रहा है करने, या आपको फ्लोटिंग नंबर यूज करने हैं, तो फिर आप रियल की डेटा टाइप को यूज करके काम अपना कर सकते हैं, बट स्टिल इतना ज्यादा फ्लोट यूज नहीं होता है असेंबली के। डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट, ठीक है, डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट में हमें ये बात बताई जा रही होती है कि आपके पास जब आपने कोई वेरिएबल बनाना है, इनिशियलाइज करना है, तो उस वेरिएबल इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टोरेज इन मेमोरी फॉर अ वेरिएबल। ठीक है, में ऑप्शन भी असाइन अ नेम। ठीक है, आप कोई नेम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सपोज हम सिंटैक्स ही देखें डायरेक्ट। नेम मतलब कि कोई भी नाम आपने जो रखना है, नेमिंग कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए वो नाम आ जाएगा। सेकंड चीज जो है आपके पास है डायरेक्टिव इनिशियलाइजर। डायरेक्टिव इनिशियलाइजर का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे अपने पास बताना है कि आपने कौन सी डेटा टाइप यहाँ पे देनी है। बाइट लेना है, वर्ड लेना है, कीवर्ड लेना है। ठीक है,
और उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी वैल्यूज बता देनी है कि बाइट 10 है, ठीक है। आपके मेरे पास जो वैल्यू 1 इज वेरिएबल नेम, इसकी डेटा टाइप बाइट है और इस वेरिएबल वैल्यू 1 की जो है वो है 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल, ठीक है। ऑल इनिशियलाइजर्स बिकम बाइनरी डेटा इनटू मेमोरी। जब आपके पास डेफिनेटली जब मशीन लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करते हैं या कोई भी चीज़ जारी होती है तो सब डेटा जो है हमारा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब वो मेमोरी के पास जा रहा होता है और फिर कन्वर्जेंस के बाद आपके पास डेटा सॉल्व हो रहा होता है। डिफाइनिंग बाइट एंड एस बाइट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है अलग से स्पेशली कि अगर हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं तो मैं स्ट्रिंग की एक अलग से डेटा टाइप यूज करूँ, या करेक्टर टाइप का डेटा है तो मैं उसके लिए कोई अलग से डेटा टाइप यूज करूँ। हम अपने पास इन्हीं तीन कहेंगे बाइट, वर्ड और डी वर्ड, इन्हीं तीन डेटा टाइप को यूज करते हैं अगर मुझे कोई स्ट्रिंग भी यूज करना है। मोस्टली हमारे पास स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप यूज हम करते हैं वो बाइट यूज कर रहे होते हैं। बाइट आपके पास 8 बिट की होती है तो इजीली आपके पास जो आपका करेक्टर या फिर आपका जो पूरा फुल स्ट्रिंग है वो इजीली इसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे वैल्यू 1 के नाम से, बाइट इसकी टाइप है और इसके अंदर मैंने एक करेक्टर होल्ड करवा दिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल इन असेंबली कि आप अपने पास सेम डेटा टाइप जो आप इंटीजर के लिए यूज कर रहे हैं वही डेटा टाइप आप जो है वो स्ट्रिंग के लिए भी या करेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह वैल्यू 2 बाइट 0 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह वैल्यू 3 बाई 2 55 यानी कि लार्जेस्ट अनसाइंड इंटीजर है आपके पास ये। इसी तरह से बाइट अगर हम यहाँ पे 0 ले तो ये स्मॉलेस्ट अनसाइंड इंटीजर है। कमेंट हमारे पास टर्मिनेटर के फॉर्मेट में लगेगा, ठीक है। असेंबली में टर्मिनेटर जो है वो एज यानी कि सेमी कॉलम्स को आप कह रहे होते हैं वो एज अ कमेंट वर्क कर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द लाइन हमें असेंबली में कोई भी सेमी कॉलन या एंड ऑफ द करेक्टर बताने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन ना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह वैल्यू 4 एक वेरिएबल है एस बाइट लिया हुआ, साइन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे तो हमने -128 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर साइन पॉजिटिव नंबर आप डिफाइन करने में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे प्लस के साथ भी 127 डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई अनइनिशियलाइज वैल्यूज यानी वेरिएबल की रखनी है तो आप सिंपल क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल डेटा टाइप है, इंटेंसिव डेटा टाइप इसको हम कह रहे होते हैं, डिफाइन करने के लिए है, ठीक है। इस पे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अगर इन डेटा टाइप में कोई कंफ्यूजन है या इनिशियलाइजेशन में कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम आ रही है, या अगर अभी तक ट्राई नहीं की या ट्राई कर ली है और उसमें कोई सवाल है तो बता दो। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, सब कुछ आ रहा है यानी, या फिर वो कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारे पास बाइट एरे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरे डिफाइन करने के लिए ना असेंबली में हमारे पास अलग से कोई डेटा टाइप या फिर अलग से कोई सिंटैक्स नहीं है। हम जिस तरह से नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ना असेंबली के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं होते। हमें अगर एरे डिफाइन करना है तो हम डायरेक्टली डेटा टाइप जो भी आप यूज करें लाइक बाइट है, डी वर्ड है या वर्ड है, और वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके आगे कॉमा लगा के डायरेक्टली हम एरे की वैल्यूज डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें इंडिविजुअली कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एरे का साइज डिफाइन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। यस, हम अपने पास साइजेस डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि साइज डिफाइन करने का ऑप्शन नहीं है, बट इट्स एन ऑप्शनल थिंग कि आपकी मर्जी है, आप चाहें डिफाइन करें, आप चाह रहे नहीं डिफाइन करें तो ना डिफाइन करें, ठीक है। तो आपके पास एरे इनिशियलाइज करने का एक तरीका तो ये है कि आप 10, 20, 30, 40 इसी तरह डायरेक्टली कॉमा लगा के अपनी वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर दें, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आपने 10, 20, 30, 40 डिफाइन कर दिया,
नेक्स्ट लाइन पे आपने और वैल्यूज डिफाइन कर दी और उसी के नेक्स्ट लाइन पे आपने डेटा टाइप के साथ और वैल्यूज। तो इन शॉर्ट ये लिस्ट 2 के अंदर ही सारी वैल्यूज एरे की जो है वो होल्ड हो रही होंगी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन के मेथड्स हैं एरे के, जो पता होने चाहिए आपको कि आपके पास कितने वेज हो सकते हैं एरे के अंदर अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बाइट लिस्ट 3 एक आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं है हमें क्या है। तो जो वैल्यू अनडिफाइंड होती है या अनडिक्लेयर्ड होती है उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू जो है आपके पास, जैसे हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें इंडेक्सेस होंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ पॉइंटर्स होते हैं ESI और EBP वगैरह, तो EDI भी हमारे पास था। तो ये सारे जो बेसिकली हमारे पास पॉइंटर्स है ना, वो आपकी इन पोजिशंस को ही इंडिकेट करके इनकी वैल्यू और इनके एड्रेसेस तक लेके जा रहे हैं हमें। ठीक है, तो अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज रखी डेफिनेटली या तो यहाँ पे कोई यूजर इनपुट मुझे वैल्यू पुट करनी है, या फिर हमारे पास कोई और वैल्यू जो हम अपनी मर्जी से डिफाइन करने में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे हम दे रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 32 है, 41 हेक्स, एक हमने हेक्सा वैल्यू भी डिफाइन करी हुई है। यहाँ पे हमने एक साथ में बाइनरी वैल्यू भी डिफाइन करी हुई है। यहाँ पे भी हमने यही वाला काम किया हुआ कि हेक्सा वैल्यूज है, कैरेक्टर है, और यहाँ पे भी हेक्सा वैल्यू। ठीक है, रेडिक्स हमने यूज की हुई है। रेडिक्स हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपके पास एंड में बता देते हैं कि ये आपके पास जो वैल्यू है या ये जो करेक्टर है आपका वो किस टाइप का है, लाइक वो डेसिमल है, हेक्सा है, बाइनरी है, या किसी और फॉर्मेट का नंबर है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपने पास एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर आपने स्ट्रिंग डिफाइन करने हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे A string is implemented as an array of characters. For convenience, it is usually enclosed in quotation marks. It is often will be unterminated. ठीक है, नल टर्मिनेटेड का बेसिकली मकसद क्या है यहाँ पे कि आपके पास बताना है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एंड हो चुका है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग का करेक्टर या जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं उसको एंड ऑफ लाइन बताना जरूरी होता है असेंबली के अंदर। अदरवाइज वो एक कंप्लीट जो फ्लो है प्रोग्राम का वो समझता है कि पूरा इसी के अंदर ही कोड चल रहा है। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए असेंबली के अंदर मेक श्योर करना जरूरी है कि आपने एट द एंड ऑफ द लाइन, यानी कि यहाँ पे हमने 0 डिफाइन किया हुआ है, ये लाजमी लिखना होगा अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप स्ट्रिंग के अलावा कुछ और यूज कर रहे हैं इंटीजर वगैरह, तो फिर आपको एंड ऑफ द लाइन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये वाली बात। जैसे कि अगर आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली लाइन जो है str1 वेरिएबल एंटर योर नेम, और हमने यहाँ पे अपनी लाइन को एंड कर दिया है। ठीक है, नल टर्मिनेट कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड है एरर हॉल्टिंग प्रोग्राम, ये भी आपके पास यहाँ पे एंड है। ठीक है, बट अगर हम ये स्ट्रिंग 3 को देखें तो हमने यहाँ पे डिफरेंट वो लिए हुए हैं करेक्टर्स, AEIO यानी कि वॉवेल्स को लिए हुए। साथ में हमारे पास ये एंड ऑफ द लाइन हमें यहाँ पर नहीं मिली थी, तो इसी के साथ ही जो नेक्स्ट मैसेज यानी कि ग्रीटिंग वेलकम टू द इंक्रिप्शन डेमो प्रोग्राम क्रिएटेड बाय क्रिप्ट इरवाइन। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा यहाँ से लेके लास्ट इरवाइन तक पूरा एक स्ट्रिंग काउंट होगा, और ये पूरा स्ट्रिंग एज साथ में ही आपके पास प्रिंट होके विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास असेंबली के अंदर आप 0 से एंड ऑफ द लाइन के नल टर्मिनेट नहीं करते तो वो एज अ होल स्ट्रिंग काउंट करके आपको रिजल्ट शो करवा सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को, अगर मेरे पास अभी VS खुला हुआ हो तो हम रन करके चेक कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट जो है, जो लास्ट वाली जो ग्रेडिंग 3 है इस इनके str3 सॉरी जो है वेरिएबल, इसका रिजल्ट किस तरीके से आ सकता है। लेट मी चेक अगर मेरे पास ओपन है यस ओपन तो है। ठीक है, लेट सपोज के आपके पास स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे VS की। ठीक है,
लेट सपोज के मेरे पास हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं अपने हिसाब से। ये एक छोटा सा मेरे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है कोड का, इसको जूम कर लेते हैं जस्ट अ मिनट। ठीक है, होपफुली नजर आ रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब भी आपके पास कोड करें तो सबसे पहले आप इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर डिजाइन करके रख लिया करें, ताकि आपको कोड करने में और अपने पास चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। स्टार्ट में थोड़ी एक दो क्लास में होगी, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल था str3, जिसकी डेटा टाइप हमने बाइट रखी थी, और उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से करेक्टर्स जो थे वो डिफाइन हुए हुए थे। ठीक है, तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है इसका। ai था, उसके बाद यहाँ पे ओ था, और साथ में हमने डिफाइन किया हुआ था इसी के आगे यू। ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया हुआ था, और उसके बाद हमने यहाँ पे अगेन लिखा था बाइट, हमारे पास टाइप थी, डबल कोटेशन लगा के हमने इसी के अंदर एक मैसेज बना लिया। लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड का आप कुछ और चाहें लिखना तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन आपके पास यहाँ पे उसी के ही आगे हमारे पास और क्या था लिखा हुआ, सिर्फ इरवाइन लिख लेते हैं, या आप चाहें कुछ और लिखना तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इरवाइन की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं पहले भी, और इसी के साथ हमने यहाँ पे कॉमा लगा के अपने पास एंड ऑफ द लाइन यानी कि जो हम जीरो कह रहे थे वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी। ठीक है, लेट्स सी, जब हम इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मूव EDX हमारे पास डेटा रजिस्टर है, जो कि आपके पास वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। हम स्ट्रिंग टाइप यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें ऑफसेट बताना जरूरी है। ऑफसेट मेरे पास str3 है, और कॉल यहाँ पे मैं कर रही हूँ राइट स्ट्रिंग, क्योंकि आपने स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है, यहाँ पे आप आके डिबग पे जाएं, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, इस ऑप्शन को आप चाहें तो डोंट शो करके यस कर दीजिए एक दफा, और वेट करते हैं इसके आउटपुट का। ये देखें हमारे पास, अगर इसका आउटपुट विजिबल हो आप लोगों को क्लियरली, इसको हाईलाइट कर देती हूँ जस्ट अ मिनट, आप लोग पास आउटपुट स्क्रीनशॉट विजिबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आउटपुट होपफुली अब विजिबल होगा। तो आपके पास AEIOU जो आपने अलग अलग करेक्टर्स में डिफाइन किया था, ये एक साथ यहाँ पे आ गया। साथ में आपने जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड था, किप इरवाइन जो लिखा था, ये सारे एक साथ एक ही लाइन के अंदर कंबाइंड होके आपके पास रिजल्ट में शो हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज के आपने यहाँ पे कोई अलग से जो है लाइन को एंड नहीं किया, या फिर आपने नल टर्मिनेट नहीं बताया था, इस वजह से ये सारी चीजें एक साथ शो हो रही है। सो अगर आपने अलग अलग सेपरेटर्स के साथ यूज करना है तो फिर वो तरीका भी आपके पास अवेलेबल है कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास यहाँ पे सेपरेटर्स के लिए, यानी कि लाइन ब्रेक, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर लाइन ब्रेक करनी है तो मेरे पास लाइन ब्रेक करने के लिए जो चीज यूज होती है वो होती है 0DH, 0AH। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली लाइन फीड जिस तरह से हम यूज करते हो, कैरेज रिटर्न जिस तरह से हम यूज करते हैं, ये वो वाले काम कर रहे होते हैं। बट 0DH और 0AH जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं, आप इंटीजर के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीजर में अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो उसके अलग सिंटेक्स अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी हम सिर्फ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्ट्रिंग की ही चीजों पे रहते हैं। इंटीजर जब आएगा तो फिर मैं उसका ही बता दे दूंगी अभी आपको कि किस तरीके से आप उसकी भी लाइन ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एंटर करना है या लाइन चेंज करनी है तो आपके पास 0DH और 0AH जो है वो होगा। यहाँ पे भी आपके पास देख सकते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल था मेन्यू का, बाइट डेटा टाइप रखी आपने, चेकिंग अकाउंट, और फिर यहाँ पे आपके पास जो है आपकी मैसेजेस के बीच में आपने लाइन चेंज कर देंगे, 2 दफा एंटर प्रेस कर दिया। अगर आप एक दफा 0DH और 0AH लिखते हैं तो वो आपके पास 1 टाइम एंटर का काम करेगा। अगर आप 2 टाइम्स लिखते हैं तो फिर 2 एंटर प्रेस हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, फिर आपके पास एंटर, नंबर 2 ओपन एन एक्सिस्टिंग अकाउंट। ठीक है,
फिर आपने एंटर कर लिया। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे मल्टीपल मैसेजेस के साथ आपने एंटर किए हुए हैं और एट दी एंड आपने यहाँ पे जीरो यानी कि नल टर्मिनेट डिफाइन किया हुआ है। तो आपके पास जो आपका स्ट्रिंग था वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्लाइड में मेंशन किया हुआ होगा कि 0DH जो है आपके पास कैरेज रिटर्न है और AH जो है लाइन फीड है। सो अगर हम अपने पास वापस चले जाएं एग्जाम्पल पे, इसी एग्जाम्पल पे आ जाएं और लेट सपोज कि मैं यहाँ पे आके सिंपल 0DH कॉमा 0AH, ठीक है, ये ओ नहीं है, ये 0 है। इसी तरह मैं अगर हर लाइन के साथ यहाँ पे ये यूज कर लूँ, कॉमा लगा के यूज करिएगा, अदरवाइज आपके पास मसला होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, एंड देन इसको रन करके आप चेक कर लें। नो, यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, ऑपरेटर मिसिंग। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया है एक्स्ट्रा। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके स्टार्ट से पहले कॉमा लगाना था, बाद में कॉमे की आपको नीड नहीं थी। ठीक है, अगेन रन करते हैं। प्रीवियस वाली एग्जांपल भी मेरी रनिंग पे, तो उसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके पास हर लाइन के साथ जो है वो स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, मैंने यहाँ इरवाइन के बाद कोई स्पेस के लिए यानी कि 0DH और 0AH नहीं लगाया था, तो यहाँ पे आपके पास जो है इसने प्रेस एनी की टू कंटिन्यू की लाइन इसी के साथ लिख दी। अगर आप यहाँ पे भी ऐड कर लें तो फिर आपके पास यहाँ पे भी जो है स्पेस आ जाएगा और डिवाइन के बाद ही नेक्स्ट टाइम पे लिखा हुआ आ रहा होगा प्रेस एनी की। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को या कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ 0DH वाला जो काम है ना बेटा, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए करिएगा, इंटीजर नंबर्स के लिए ये चीज एप्लीकेबल वैलिड नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इंटीजर के लिए क्या होगा, तो इंटीजर के लिए बेटा आपके पास यहाँ पे होता है CRLF। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, कॉल CRLF। ठीक है, ये आपके पास कैरेज और लाइन फीड। CR का मतलब कैरेज है और L का मतलब लाइन और F का मतलब है फीड। तो अगर आप इंटीजर में स्पेसेस ऐड करना चाहते हैं लाइन के साथ ना, तो फिर आप कैरेज रिटर्न के लिए इस तरह से CRLF यूज करते हैं। क्लियर है? लेट सपोज अगर हम एक इंटीजर की भी एग्जाम्पल इसी के नीचे ही कर लेते हैं, मूव EAX कॉमा 5 या 6, कोई भी एक वैल्यू प्रिंट करवा ली मैंने, और राइट इंट। ठीक है, इसी के नीचे हमने एक और वैल्यू लिखी, मूव EBX कॉमा 6, और इसी के साथ आपने कॉल राइट इंट। ठीक है, ये वैल्यू लिखी है। तो लेट सपोज अगर आप इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपस में कंबाइन होके इंटीजर की वो आपको रिजल्ट दे रही होगी। चेक करना चला के। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 5+5 और +5 लिखा हुआ है। आपने इंट यूज किया है इसलिए +5 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप डेसिमल यूज करते हैं तो प्लस साइन जो है वो नहीं लगा हुआ आता। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कॉल CRLF लिख दूँ। ठीक है, और साथ में नीचे भी आप चाहें तो यहाँ पे कॉल CRLF। ठीक है, कैरेज लाइन फीड उसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे भी आप चाहें तो लाइन ब्रेक करने की, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं एंटर करना, तो वहाँ वहाँ पे आप CRLF लिख लिया कीजिए ताकि आपके पास जो है वो लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, ये देखिए इंटीजर वैल्यूज भी आपके पास अलग अलग यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है स्ट्रिंग की स्पेसेस और इंटीजर की स्पेस में, तो वो अब बता दीजिए, या आपकी कोई एग्जाम्पल है जिसमें एरर आ रहा है या आप परफॉर्म करके देख रहे हैं तो वो भी बता दीजिए। ये बहुत मोस्ट कॉमनली चीज़ है जो आपने अपने पास लैब के अंदर तो आप यूज़ करते ही रहेंगे, और पेपर के अंदर आपने प्रोग्राम्स वगैरह बनाने होंगे, तो आप इन सब चीज़ों का भी इसमें ख्याल रखिएगा कि लाइन ब्रेक और स्पेसेस वगैरह या रिजल्ट जिस तरह से आपके पास शो हो रहा है। अच्छा, राइट इंट की जगह आप डेसिमल कर लेंगे तो वो जो आपके पास प्लस का साइन नजर आ रहा था वो प्लस का साइन फिर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास प्लस आपने साइन नंबर्स नहीं देखने, साइन या अनसाइन, तो फिर आप डेसिमल यूज कर लेगा। अदरवाइज आपके पास जो है वो इंटीजर आप यूज करते राइट इंट में, तो फिर प्लस का ऑपरेटर साथ में शो हो रहा होगा आपके पास इसमें। क्लियर है ये वाली बात है? अगर इनमें से कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो पूछ लीजिए,
जितना अभी हमने अपने पास काम किया है। अगर नहीं है तो फिर अभी हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद जो है वो बाकी चीज़ों को फिर हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं। मैम, और जी बेटा बोलिए। अ, मेरी लाइट जाने वाली है, मैं सेकंड सेशन में मैम मैं आ नहीं सकूंगा। ठीक है, अगर आप देख लीजिएगा लाइट हुई तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं अपने पास नोट डाउन कर लेती हूँ आपका। ठीक है मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक है, काइंडली टाइम पे फिर ज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग दोबारा, ताकि हम आगे की जो फर्दर चीज़ें उसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।